तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। प्रश्नों को हल कराऊंगा। पार्ट 5 जिसका नाम है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। तो शुरू करते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करना। चलिए देखिए पहला प्रश्न, पहले में हमको जो सही विकल्प है उसको चुनना है, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो हम सभी को पता है सूक्ष्म जीव हर जगह मिलते हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते। ठीक है, अच्छे बुरे हर तरह के जीव जो होते हैं वो लगभग सब जगह पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए विकल्प में सर्वत्र लिखा है तो सर्वत्र हमारा यहाँ सही उत्तर हो जाएगी, क्योंकि हवा में भी सूक्ष्म जीव होते हैं, पानी में भी होता है, मिट्टी में भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तो उस हिसाब से सर्वत्र सही उत्तर होगा यहाँ पे। अगला देखिए, टीबी क्या है? तपेदिक जिसको हम कहते हैं। ठीक, ये कैसा रोग होता है? टीबी जो होता है वो हमारा जीवाणु द्वारा होता है, जीवाणु जनित रोग है, यानी बैक्टीरियल रोग है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु द्वारा। टीबी कैसे होता है? जीवाणुओं द्वारा होता है। अगला देखिए, चना मटर की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु राइजोबियम, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए काम आता है। ठीक है, पौधों की जड़ों में जो गांठें बनती हैं वो राइजोबियम बनाता है, जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और पौधों में नाइट्रोजन की कमी जो होती है वो पूरी होती है। ठीक है, यानी पौधों को उससे लाभ होता है। अगला देखते हैं, कुकुरमुत्ता क्या है? एक तरह का कवक है। ठीक, कुकुरमुत्ता एक तरह का कवक होता है। पेचिस रोग, पेचिस रोग होता है, कैसे होता है? एंट अमीबा द्वारा। ठीक, पेचिस रोग किससे होता है? एंट अमीबा द्वारा होता है। रिक्त स्थान भर रहे हैं अब, प्रश्न नंबर 2। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है इसमें हमको। तो पहला देखते हैं, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्मदर्शी के जरिए ही हम सूक्ष्म जीवों को देख पाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, जीवाणु द्वारा नींबू के पौधे में कौन सा रोग होता है? कैंकर रोग। ठीक है, कैंकर नामक रोग हो जाता है नींबू के पौधों में। अगला देखते हैं, प्रथम प्रतिजैविक दवा पेंसिलिन थी। ठीक, पहली जो प्रतिजैविक दवा थी वो कौन सी थी? पेंसिलिन थी। अगला देखिए, डेंगू रोग टाइगर यानी एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। डेंगू रोग किससे होता है? एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। हैजा रोग दूषित जल या भोजन से फैलता है। हैजा रोग कैसे होता है? दूषित जल और भोजन से फैलता है। अगला देखिए, राइजोबियम जीवाणु क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी जो चना और मटर के जड़ों में जो गांठें बनती हैं वो बनाने का कार्य समझिए क्या कौन करता है? राइजोबियम जीवाणु करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। इसमें हमको सही गलत का निशान लगाना है। चलिए देखते हैं इसको। सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक नहीं होते, क्योंकि देखिए बहुत से सूक्ष्मजीव हानिकारक भी होते हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जो लाभदायक होते हैं, जैसे दही, दूध से दही का बनना। ठीक, वो सूक्ष्मजीव के कारण ही बनता है, लेकिन वो दही हम बड़े चाव से खाते हैं, यानी हमारे लिए फायदेमंद है। तो इस तरह से हम नहीं कह सकते कि सारे सूक्ष्मजीव हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्मजीव अच्छे होते हैं, कुछ सूक्ष्मजीव लाभदायक नहीं होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, विषाणु जनित रोग के उपचार में प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। गलत, विषाणु जनित जो रोग होते हैं यानी वायरस से जो रोग होते हैं उनमें हम एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वायरस पे एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता है। अगला देखिए, मार्केला यानी गुच्छी नामक कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है। सही है। अगला देखिए, पोलियो का टीका ड्राप के रूप में पिलाया जाता है। ये भी सही है, पोलियो का टीका हम ड्राप के रूप में पिए हैं। 2 बूंद जिंदगी की ये जो प्रचार चलते हैं। ठीक है, सरकार हमारी पोलियो को देश से भगाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। ठीक है, तो वो हम कैसे ड्रॉप में पीते हैं ना। चलिए, 5 साल से कम की उम्र के बच्चे या 5 साल तक की उम्र के बच्चों को ये दवाई पिलाना बहुत जरूरी है और हमें पिलाना भी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, चेचक एक संक्रामक रोग है। सही, चेचक एक संक्रामक रोग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। इसमें हमको मिलान करना है। देखिए, मलेरिया कैसे होता है? मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ से होता है।
एड्स एक विषाणु से होता है, टाइफाइड जीवाणु से होता है, और जो दाद होता है वो हमारा कवक से होता है यानी फंगस से होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। देखिए, सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व बताइए। सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व क्या है, यानी हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में इनका क्या महत्व है, कहाँ ये हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व निम्नलिखित है। पहला, कृषि में देखते हैं। कृषि में क्या करते हैं ये? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं द्वारा होता है। कौन से जीवाणु? राइजोबियम द्वारा। ठीक है, मृत पौधों तथा जंतुओं के सड़ने में, यानी जो मृत जीव होते हैं, जंतु होते हैं, पौधे होते हैं, उनको सड़ा के मिट्टी में मिलाने का कार्य, यानी वातावरण में इनको एकदम सड़ा के मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए फायदेमंद होता है, वरना ऐसे बहुत सारे जीव वैसे मरे पड़े रहे तो दुर्गंध पैदा करेंगे। ठीक है, तो कृषि में भी इनका उपयोग होता है, और जो मृत पौधे और जंतु सड़ जाते हैं वो फिर उस जो हमारा जमीन होता है, भूमि होती है, उसको उपजाऊ भी बना देते हैं। तो इस तरह कृषि में इनका आर्थिक महत्व है। फिर डेयरी में क्या होता है? सूक्ष्म जीव दूध से दही जमाने के काम आ जाते हैं हमारे। ठीक है, ये भी हमारे लिए लाभदायक चीज है। फिर औद्योगिक महत्व, सिरके के निर्माण में और चाय के उद्योग में भी इनका उपयोग होता है। ठीक है, तो आर्थिक महत्व में ही आते हैं। फिर विविध विविध मतलब और भी कई तरीकों, कई जगहों पे, जैसे जीवाणु कार्बनिक मल पदार्थों जैसे गोबर, मल व पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियों को खाद यानी ह्यूमस में बदलना। जीवाणु क्या करते हैं? ये जो सड़ी गली चीजें होती हैं और मल पदार्थ होते हैं, इनको क्या करते हैं? यही जीवाणु उसको खाद के रूप में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये सब हमारे लिए लाभदायक हुआ, यानी इसी को हम कहते हैं हमारे लिए ये आर्थिक महत्व जीवाणुओं द्वारा, यही सब है हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब। प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं? इनका उपयोग क्या है? इसका उत्तर देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाएं बनाई जाती हैं। प्रतिजैविक दवाएं यानी एंटीबायोटिक जिसको कहते हैं। ठीक है, दवाएं वे दवाएं हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में उपयुक्त की जाती हैं और शरीर में पहुंचते ही इन रोगाणुओं का को नष्ट कर देती हैं। यानी ये क्या करते हैं? जिन जीवाणुओं द्वारा ये रोग उत्पन्न होते हैं, उन जीवाणुओं को ये प्रतिजैविक दवाएं जब हम खाते हैं तो वो शरीर में जो भी जीवाणु होते हैं उन्हें वो खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है, जिससे फिर हम रोग मुक्त हो पाते हैं। ठीक है, उपयोग देख लीजिए। प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। ठीक है, टाइफाइड वाइफाइड हो जाता है तो डॉक्टर यही सब प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाई हमको देते, लिखते हैं, और हम दुकान से लेके फिर उसको खाते हैं। ठीक है, तभी हमारा बुखार सही होता है। ठीक है, चलिए, टीकाकरण किसे कहते हैं? देखिए, इसका उत्तर, किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, यानी किसी रोग से लड़ने के लिए आपके अंदर उस रोग से लड़ने की इम्यूनिटी क्षमता, प्रतिरोधात्मक क्षमता होना। ठीक है, तो ये प्रतिरोधात्मक क्षमता जो विकसित होती है, विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीकाकरण कहते हैं। यानी या तो टीकाकरण ऐसा नहीं है कि सुई लगाने को ही टीकाकरण कहते हैं, जी ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। टीकाकरण का मतलब या तो वो जो दवा है, ठीक, जिससे आपके शरीर में प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, वो या तो आपको खिला दी जाए या पिला दी जाए या तो इंजेक्शन के रूप में दे दी जाए, तो ये किसी भी रूप में आपको दिया जा सकता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं टीकाकरण। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8। देखिए क्या कह रहा है। सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके बताइए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके, जंतुओं की भांति पौधों में भी सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक रोग होते हैं। आगे देखते हैं, जैसे गेहूं की गिरोई कवक द्वारा होती है, गेहूं का कंडुआ रोग कवक द्वारा होता है, नींबू का कैंकर रोग जीवाणु द्वारा होता है। यानी पौधों में भी कई तरह के जीवाणु कवक लग जाते हैं और उससे हमारे पेड़ पौधों को नुकसान होता है। अब इनसे बचाव के तरीके क्या हैं? देखिए, हमें मनुष्यों में तो हमें पता है कि
जीवाणुओं द्वारा कई सारे रोग हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, हैजा हो जाता है, तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अब उनसे जो होता है, चाहे पेड़ पौधे हो गए, चाहे इंसान हो गए, इन सभी में जो जीवाणुओं द्वारा या बाकी चीजों द्वारा रोग होते हैं, उनसे बचाव के तरीके क्या हैं वो देखते हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर या जेई या जापानी इंसेफ्लाइटिस जिसको कहते हैं, एवं म्यूकर एक्यूर इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, एईएस बोलते हैं। बीमारी से बचने हेतु मच्छर रोधी दवाओं का प्रयोग करें। गड्ढों, खेतों में नीम की खली का प्रयोग करें। ठीक, अब देखिए मच्छर से बचना है तो मच्छर से बचने के लिए जो भी तरीके आप अपना सकते हैं आप अपनाइए। सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करिए, आसपास गंदगी मत उत्पन्न होने दीजिए, पानी इकट्ठा मत होने दीजिए। ठीक, तो ये सारे तरीके हैं इन मच्छरों से उत्पन्न होने वाले रोगों से बचाव की। ठीक है, फिर देखिए शरीर को अधिक से अधिक ढककर रखें, यानी कोशिश यही करनी चाहिए कि फुल आस्तीन के कपड़े पहने जाएं। अगर आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में मच्छरों की संख्या ज्यादा है तो कोशिश यही करिए कि पूरी आस्तीन के कपड़े पहने ताकि मच्छरों से बचा जा सके। ये भी एक तरीका है। घर के आसपास गंदा पानी ना इकट्ठा होने दें, यानी गंदा पानी जहां होगा वहां पे मच्छर हैं हमारे मॉस्किटोज, वो उत्पन्न होंगे ही होंगे, तो इसलिए पानी भी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। तो ये सब क्या है, तरीके हैं बचाव के। ठीक है, फिर देखते हैं शुद्ध जल का प्रयोग करके तथा रोगवाहक, ये जो मक्खी होती है, मक्खी मच्छर क्या है, ये रोगवाहक में भी आते हैं। अगर पूछा जाए कि रोगवाहक क्या है तो मक्खी और मच्छर दोनों आप कह सकते हैं कि ये रोगवाहक है। एक जगह बैठते हैं, रोग को उठाते हैं और दूसरे के शरीर में ले जाके डाल देते हैं। ठीक है, तो से बचाव और स्वच्छता की आदतों को अपनाकर हम हैजा, अमातीसार, पेचिस, पीलिया आदि रोगों से ग्रसित होने से बच सकते हैं। फिर व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे स्नान, शरीर की सफाई, हाथ को साबुन से धोना, खांसी आने पर लोगों का मुंह पर रुमाल रखना, यानी खांसी आती है या कोई छींकता है तो वो अपने चेहरे को और मुंह को और नाक को ढक लेते हैं ताकि वो जो जीवाणु है वो दूर तक ना फैल पाए। ठीक है, इसीलिए लोग हाथ और रुमाल रखते हैं खांसते वक्त और छींकते वक्त, और ये अच्छी आदत है। ठीक है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं, ये बहुत अच्छी आदत होती है कि अगर आप छींक रहे हैं तो आप अपनी नाक को रुमाल से ढक लीजिए, आप खांस रहे हैं तो अपने मुंह को रुमाल से ढक लीजिए। ये बहुत गुड थिंग्स होती हैं, बहुत अच्छी आदतें होती हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।